नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर तरीके से आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो आज सामान्य ज्ञान के कुछ और सवालों को आपके साथ में डिस्कस करूंगा दोस्तों। HP JBT टैट 2022 जून 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका एक पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उसी का दूसरा पार्ट आज डिस्कस करूँगा जिसमें सामान्य ज्ञान के कुछ और सवालों को आपके साथ डिस्कस करूँगा। दोस्तों, जो लोग टैट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JBT टैट के खासकर, उनका एग्ज़ाम अभी कुछ दिनों में होने वाला है और नेक्स्ट मंथ भी होपफुली इसका एक और एग्ज़ाम होगा। तो आप बहुत बढ़िया से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अधिक समय ना लेता हुआ आज के वीडियो की शुरुआत करता हूँ। अगर आपको ध्यान हो दोस्तों, पिछला वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें HP टैट जून 2022 में जो हुआ है उसके पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें 135 तक जो क्वेश्चन आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 135 तक। आज उसी का सेकंड पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 136 है, हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी सिरमौर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। चंबा ज़िले से जो नृत्य संबंधित है वो है झांझर। अगर आपको कांगड़ा का पूछा जाए तो कांगड़ा से भगतू है या फिर झमाकड़ा है, ये कांगड़ा ज़िले से संबंधित नृत्य है। शिमला में जो नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं दोस्तों वो आपका करियाला हो गया और घुघती हो गया। सिरमौर से जो है बुढ़ा और बिरसू जो है ये सिरमौर ज़िले से संबंधित है। नृत्यों पर मैं डिटेल में अपने जो पिछले वीडियोस हैं JBT के मैं नृत्यों पर बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 137 है कि मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 205, ऑप्शन सी 208, ऑप्शन सी 204। तो बहुत आसान सा सवाल है। बचपन से ही आप लोगों ने, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी। मानव शरीर में जो अस्थियों की जो कुल संख्या है वो है ऑप्शन ए 206। अगर आपको पूछा जाए बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो बच्चों में तकरीबन 300 हड्डियाँ होती हैं दोस्तों। 300 अस्थियाँ जो है तकरीबन बच्चों में होती हैं। आपको सवाल पूछा जाए कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा चुका है कई बार। हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी जो है ये हड्डियों का अध्ययन है, या फिर ऑस्टियोलॉजी। ऑर्थोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी जो है ये कहते हैं हड्डियों के अध्ययन को, ऑस्टियोलॉजी। ध्यान रखें, एक होता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी जो है ये कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ध्यान रखें, अगर आपको ऑर्थोलॉजी पूछा है तो हड्डियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी जो है वो है पक्षियों का अध्ययन। एग्जाम में आपको सवाल पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी है उसका नाम बताएं, तो उसका आंसर होगा फीमर। और ये फीमर जो है ये जांघ की हड्डी है। आपको सवाल पूछा जा सकता है हमारे शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम बताइए, तो जो सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम है स्टेपिस। स्टेपिस जो है ये कान के मध्य भाग में पाई जाती है। अगर आपको सवाल पूछा है कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, टोटल कान में हड्डियों की संख्या बताइए, तो कान में कुल हड्डियाँ होती हैं 6। आपको सवाल पूछा जा सकता है एक हड्डी है जिसका नाम है, 2 हड्डियाँ हैं उनका नाम है रेडियस अल्ना। रेडियस और अल्ना पूछा जा सकता है ये कहाँ की हड्डियाँ हैं, तो रेडियस अल्ना जो है हाथ की हड्डियाँ हैं, बाजू की हड्डियाँ हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो टिबिया फिबुला होती है, टिबिया और फिबुला ये कहाँ की हड्डियाँ हैं। टिबिया फिबुला जो है दोस्तों ये टांग की हड्डियाँ होती हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है पसलियों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती हैं। जो पसलियाँ होती हैं, जो रिब्स होते हैं, पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी या फिर 24 आप कर सकते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है गले में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं मानव शरीर में, या जो मैमल्स होते हैं उनमें गले में जो हड्डियाँ होती हैं वो 7 होती हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें टोटल कितनी हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, रीढ़ में 33 हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। सवाल पूछा जा सकता है, कई बार सवाल एग्जाम में पूछा गया चेहरे में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो चेहरे में कुल हड्डियाँ जो होती हैं वो 14 होती हैं दोस्तों। कई इस तरह के सवालों को आप एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर तैयार करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 10 नवंबर, ऑप्शन डी 8 मार्च। मैंने कई बार आपको कहा है एग्जाम में जाने से पहले डेज आप ज़रूर तैयार करिए। आपको सवाल पूछा है विश्व विज्ञान दिवस, अगर आपको सवाल पूछा होता कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तब इस सवाल का जो आंसर होता वो होता 10 फरवरी। लेकिन आपको सवाल पूछा गया है विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इस सवाल का जवाब है 10 नवंबर को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अगर पूछा जाए किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है, माफ़ कीजिए सीवी रमन की याद में मनाया जाता है, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिनको 1930 में भौतिकी में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और 8 मार्च को दोस्तों हम महिला दिवस मनाते हैं। मैंने पिछला भी वीडियो आपके साथ डिस्कस किया, उसमें मैंने ये तकरीबन अप्रैल मई के आसपास जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं वो आपके साथ डिस्कस करने की मैंने कोशिश की। ध्यान रखें, अगर आपको सवाल पूछा जाए विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जा सकता है खेल दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि खेल दिवस किसकी याद में मनाते हैं, तो खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद की याद में। मेजर ध्यानचंद, जिसको हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, उनकी याद में मनाया जाता है खेल दिवस। आपको सवाल पूछा जा सकता है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस, तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, और ये सरदार पटेल की याद में मनाया जाता है। इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि वही सरदार पटेल जिनको कि हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं, भारत का बिस्मार्क कहते हैं, भारत का एकीकरण जिन्होंने किया। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को ये स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है, एग्जाम पूछा जा सकता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस जो है मनाया जाता है 26 जुलाई को, 26 जुलाई को। ध्यान रखें ये कारगिल विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस। अगर आपको सवाल पूछा गया होता विजय दिवस कब मनाते हैं, तो विजय दिवस मनाते हैं 16 दिसंबर को। तो डेज ज़रूर आप तैयार करके जाएँ दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 139, और क्वेश्चन नंबर 139 है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। ऑप्शन ए M.K. गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। इंडिया डिवाइडेड जो किताब लिखी गई है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, और राष्ट्रपति के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल अगर आपको पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस की हैं दोस्तों, आप वीडियोज़ को ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 140 है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। ऑप्शन ए दौलत खान लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है दोस्तों। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो बुलाया दौलत खान लोधी ने, जो उस समय पंजाब का सूबेदार था। और बाबर ने भारत में जो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में जो हुआ वो बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें बाबर की जीत हुई। और इब्राहिम लोधी को उसकी गद्दी से हटाने के लिए, या यूँ कहें उसकी गद्दी को हथियाने के लिए, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। इनको लगा था कि बाबर आएगा, हिंदुस्तान में आक्रमण करेगा, हिंदुस्तान को लूटेगा और यहाँ से वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर शायद कुछ और ही सोच के आया था। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की है। अगर आपको सवाल पूछा जाए भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक अगर आपको पूछा जाए तो आंसर होगा बाबर। ध्यान रखिए 1526 में जिसने पानीपत का पहला युद्ध किया। ध्यान रखिए अगर आपको सवाल पूछा जाए भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तब होगा आंसर मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत में पहला मुस्लिम अटैक किया था। लेकिन मैंने आपको कहा भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, आंसर है बाबर। और बाबर ने कुछ बैक टू बैक कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, और उसके बाद 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा का युद्ध आपको पूछा जा सकता है किसके साथ ये लड़ा गया। खानवा का युद्ध बाबर वर्सेस संग्राम सिंह, जिनको हम राणा सांगा भी कहते हैं। राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध। 1528 में बाबर ने युद्ध लड़ा चंदेरी का युद्ध। ये चंदेरी का जो युद्ध है, एक शासक थे
मेदिनी राय, जिन्होंने 1527 के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। एक बार आप इसको चेक भी कर लेना, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कभी कभी हमने कुछ सवालों को आपको बताया और अगर आपको लगता है कि हमने गलत आंसर बता दिया है, मैं पिछले वीडियोज़ में भी ये बात कर चुका हूँ, या फिर अगर आपको लगता है कि इसका सवाल इस सवाल का जवाब ये नहीं है जो हम बता रहे हैं, कोई दूसरा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। हम उसको ठीक करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। हालांकि हम ध्यान रखते हैं कि जिन सवालों को भी आपको बताएं वो सही हो, पर फिर भी अगर ऐसा है तो आप एक बार चेक कर लीजिए। 1529 में दोस्तों बाबर ने लड़ाई लड़ी, जिसको हम कहते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है, ये भी लोदियों के साथ बाबर ने लड़ा 1529 में, और 1530 में बाबर का देहांत हो गया। बाबर के बाद जो उसका उत्तराधिकारी था वो है हुमायूं, और हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा अकबर। भारत में मुगल साम्राज्य के स्थापना की बाबर ने। पहला मुगल शासक भारत में जो था वो था बाबर, और अंतिम मुगल शासक पूछा जाए तो बहादुर शाह द्वितीय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। और क्वेश्चन नंबर 141 है कि 1857 के विद्रोह किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 10 मई 1857, ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1857, ऑप्शन सी 11 जुलाई 1857, ऑप्शन डी 26 जून 1857। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है दोस्तों, 10 मई 1857। हालांकि ये तारीख जो है मेरे ख्याल से 12 मई को डिसाइड किया गया था कि ये विद्रोह शुरू करेंगे, लेकिन मेरठ में जो सैनिक थे उन्होंने ये 2 दिन पहले ही इस आंदोलन को शुरू कर दिया, जिससे हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रिपेयर होने का समय मिला। तो मेरठ से, अगर आपको ये भी पूछा जा सकता, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। और किसके नेतृत्व में हमने ये जो आंदोलन किया, तो आप विद्रोह किया, माफ़ करें, किसके नेतृत्व में 1857 के विद्रोह किया गया? तो आंसर होगा बहादुर शाह जफर के नाम से जो कविताएं लिखते थे, बहादुर शाह द्वितीय जिनको हम कहते हैं, जो कि भारत में अंतिम मुगल सम्राट है। अभी इससे पहले मैंने आपको जो सवाल डिस्कस किया उसमें आपको बताया। देखिए दोस्तों, मैंने टैट पर एक वीडियो बनाया है, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने 1857 के विद्रोह को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति 2 प्रसिद्ध किस्में हैं। ऑप्शन ए टमाटर की, ऑप्शन बी बादाम की, ऑप्शन सी आलू की, ऑप्शन डी है अंगूर की। कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन जो है वो आलू की प्रसिद्ध किस्में हैं। अगर आपको सवाल पूछा गया होता सोलन गोला किसकी प्रसिद्ध किस्म है? तो सोलन गोला जो है ये टमाटर की। भारत में अंगूरों की घाटी, अगर माफ़ कीजिए, हिमाचल प्रदेश की अंगूरों की घाटी अगर आपको पूछा जाए तो आंसर होगा रिब्बा जो है किन्नौर में है, इसको अंगूरों की घाटी कहते हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाए कूट की खेती भारत में कहाँ पे होती है? तो लाहौल स्पीति। अगर आपको पूछा है हॉप्स की खेती हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे होती है? तो आंसर होगा लाहौल स्पीति। ये कुछ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल हैं जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, और क्वेश्चन नंबर 143 है दोस्तों कि इंद्रहार दर्रा किन दो ज़िलों की सीमा पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए किन्नौर शिमला, ऑप्शन बी कांगड़ा चंबा, ऑप्शन सी चंबा कुल्लू, ऑप्शन डी कुल्लू लाहौल। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, इंद्रहार दर्रा जो है ये कांगड़ा और चंबा के बीच में है। दर्रों से आपको और भी सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है सांच दर्रा, या फिर आपको पूछा जा सकता है द्रटी दर्रा। ये कौन से किन को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश में सांच दर्रा और द्रटी दर्रा जो है किसको जोड़ता है? तो सांच और द्रटी दर्रा जो है ये जोड़ता है चंबा और पांगी को। चंबा तथा पांगी के बीच में ये दर्रा है, चंबा पांगी के बीच में सांच और द्राटी, ये दोनों अलग अलग दर्रे हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा किस को जोड़ता है? तो रोहतांग जोड़ता है कुल्लू को और लाहौल को। कुल्लू तथा लाहौल के बीच में जो दर्रा है उसका नाम है रोहतांग दर्रा। आपको सवाल पूछा जा सकता है बारालाचा दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है? तो बारालाचा जो दर्रा जोड़ता है वो जोड़ता है लाहौल और स्पीति को जोड़ता है बारालाचा में जो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची झील है जिसका नाम है सूरजताल, ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, बारालाचा दर्रे के नज़दीक है ये। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है मंडी और कुल्लू के बीच में कौन सा दर्रा है? तो मंडी और कुल्लू के बीच में जो दर्रा है दोस्तों उसका नाम है दुलची। आपको सवाल पूछा जा सकता है कुल्लू जोगिंदरनगर और कुल्लू के बीच में, जोगिंदरनगर और कुल्लू को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो उसका नाम है भूभू दर्रा।
इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है कि इनर स्वराज को आउटर स्वराज के से कौन सा दर्रा जोड़ता है या कौन सा दर्रा अलग करता है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा जलोरी। डायरेक्ट आपको सवाल पूछा जा सकता है जलोरी पास यानी कि जलोरी दर्रा जो है ये कहाँ पे है, तो इस सवाल का जवाब होगा कुल्लू में। इसके अलावा कुछ और दर्रे हैं, जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है, एक दर्रा है हमटा। जो हमटा दर्रा है दोस्तों ये कुल्लू और स्पीति के बीच में है, कुल्लू को ये जोड़ता है स्पीति से। इसके अलावा शिपकिला दर्रा आपको सवाल पूछा जा सकता है। जो शिपकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश का जो ज़िला कुल्लू है, कुल्लू और किन्नौर के बीच में है। ये माफ़ कीजिए, जो किन्नौर है, किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में, किन्नौर और तिब्बत के बीच में ये जो दर्रा है शिपकिला, ये आपको सवाल पूछा जा सकता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कुंजुम दर्रा जो है, कुंजुम दर्रा जोड़ता है लाहौल और स्पीति के बीच में। लाहौल और स्पीति को ये जोड़ता है या फिर कहें अलग करता है। सवाल अगर पूछा है कुगती दर्रा, तो कुगती दर्रा आपको पूछा जाए, कुगती दर्रा जो है दोस्तों ये लाहौल और भरमौर के बीच में है। अगेन इंपॉर्टेंट, लाहौल और भरमौर के बीच में है कुगती दर्रा। अगर आपको सवाल पूछा जाए तामसर पास जो है कहाँ पे है, तो तामसर पास जो है हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा में है। ज़िला कांगड़ा ये शायद बड़ा बंगाल और छोटा बंगाल को अलग करता है, फिर भी आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है, और भी कुछ दर्रे होंगे, आप उनको भी ज़रूर देखिए दोस्तों। अब मैं उन सवालों को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ जिनको एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसके अलावा भी कुछ सवालों को पूछा जा सकता है, फिर तभी मैं आपको कहता हूँ आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ पर निर्भर ना रहें। वीडियोज़ जो आप देखते हैं इनमें जिन सवालों को मैं आपको बताता हूँ, इन सवालों को आप ज़रूर लिखिए, ये आपके 100% आपके ये काम आएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ पर आप आत्मनिर्भर ना रहें। अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है दोस्तों, आपको मेहनत बहुत करनी होगी, इसके लिए आप बुक्स को ज़रूर देखें। सो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 144, और क्वेश्चन नंबर 144 के डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी हैंडबॉल, ऑप्शन सी लंबी कूद, ऑप्शन डी रग्बी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए डबल फॉल्ट जो है ये टेनिस से संबंधित है। खेलों से संबंधित टर्म्स जो हैं या खेलों से संबंधित मैदान जो हैं, जो आप इन चीज़ों को एग्ज़ाम में ज़रूर देख के जाएं। या फिर कई बार एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है कि इस खेल में कितने पर्टिकुलर खेल दिया होता है। जैसे आपको सवाल पूछा है कि टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो टेनिस में जो खिलाड़ियों की संख्या या तो 1 है या तो 2 है। जब डबल खेला जाएगा तब 2 खिलाड़ी होंगे, अदरवाइज 1 खिलाड़ी होगा। अदरवाइज टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 2 हो सकती है मैक्सिमम। इसी तरह से आपको जैसे क्रिकेट में पूछा गया 11 हो गया। आपको सवाल पूछा है कबड्डी में कितने खिलाड़ी हैं, तो 7 खिलाड़ी। इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ज़रूर देखे जाएँ। वाटर पोलो या पोलो, इनको ज़रूर देखे जाएँ, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं मेरे ख्याल से, आप एक बार देखे जाइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, माफ़ कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्य समाज की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1890। आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 में हुई है। आर्य समाज की स्थापना आपको पूछा जाए किसने की, तो आप आर्य समाज की जो स्थापना की है वो की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ये कई बार मेरे ख्याल से मैं ये कई वीडियोस में इस सवाल को डिस्कस कर चुका हूँ। दयानंद सरस्वती, इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किताब जो लिखी गई है, पुस्तकें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये किताब लिखी गई है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया भारत भारतवासियों के लिए है। भारत जो है भारतवासियों के लिए है, भारत भारतवासियों के लिए है। माफ़ करें दोस्तों, भारत भारतवासियों के लिए है। ये जो नारा दिया है ये दिया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। माफ़ करें दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, मुझे लगता है बीच में हो सकता है अभी बीच में ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया होगा वीडियो। मैं आपको बता रहा था कि आर्य समाज की जो स्थापना जो की है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की है। आर्य समाज की जो स्थापना जिन्होंने की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इन्होंने एक नारा दिया, उस नारे का नाम है वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने किताब लिखी, किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। एग्जाम में सवाल आपको पूछा जा सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक और नारा दिया गया जिसका नाम है भारत भारतवासियों के लिए है। भारत भारतवासियों के लिए है, ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो है मूल शंकर। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है।
और इसके अलावा ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में 1885 में A.O. हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जुलाई, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 29 मार्च, ऑप्शन डी 29 अप्रैल। मैंने पहले भी आपको कहा, इससे पहले मैंने आप ये अगर इस पर्टिकुलर पेपर को देखें दोस्तों, ये जो जुलाई में जुलाई में जो टैट का पेपर हुआ HPGPT का, इसमें 3 सवाल आपको पूछे गए हैं। एक तो यही आपको पूछा गया कि जो खेल दिवस है वो किसकी याद में मनाया जा रहा है, किस दिन मनाया जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आपको सवाल पूछा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। उससे पहले आपको सवाल पूछा गया था, शायद सवाल पूछा गया था जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, पता नहीं कौन सा दिवस आपको पूछा गया है। तो डेज को ज़रूर तैयार किए जाएँ दोस्तों। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो खेल दिवस है, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में। मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था, जो खेलों का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता था, उसका नाम चेंज कर दिया गया। उसका नाम अब रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि खेलों में सबसे सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो कौन सा दिया जाता है, राष्ट्रीय पुरस्कार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 147 है दोस्तों। किस विटामिन की कमी से रिकेटस हो जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो जो रिकेटस होता है दोस्तों, वो ऑप्शन 4 आपको दिए हैं, वो विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का और विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है वो स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है बेरी, और विटामिन ए की कमी से होता है जो बीमारी होती है वो होती है रतौंधी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इनके वैज्ञानिक नाम आपको पूछे जा सकते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम है थायमिन। अगर आपको सवाल पूछा B2 का वैज्ञानिक नाम अगर आपको पूछा जाए तो आंसर होगा राइबोफ्लेविन। एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जा चुका है। राइबोफ्लेविन जो है किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का। विटामिन सी का जो नाम है वो है स्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। इसके अलावा जो विटामिन 2 होते हैं दोस्तों, विटामिन ई है और विटामिन के है। विटामिन ई और विटामिन के। दोस्तों आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो विटामिन होते हैं, ये कुछ विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, और कुछ विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में आपको सवाल पूछा जा सकता है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है या कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। आप खाली इतना याद रखिए कि विटामिन बी और जो सी है, विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील है, बाकी जो बचते हैं वो वसा में घुलनशील है। विटामिन के जो है, विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। आपको एग्जाम में सवाल कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 148 है कि किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया? ऑप्शन ए विजय कुमार, ऑप्शन बी बाबा कांशीराम, ऑप्शन सी कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन डी मेजर सोमनाथ शर्मा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का जो पहला परमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया है। भारत में मैंने पहले भी आपको बताया कुल 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है, और परमवीर चक्र सेना में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो जिनमें से 4 हिमाचल के हैं, एक है मेजर सोमनाथ शर्मा और दूसरे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। ये दोनों जो है कांगड़ा, और दोनों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा राइफलमैन संजय कुमार और धन सिंह थापा जो है, उन दोनों को भी पुरस्कार मिला है, जिनको जो कैप्टन धन सिंह थापा थे उनको 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ उसके लिए दिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा जो 1947 में हिंदुस्तानी और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 47-48 में, उसके लिए दिया गया। और कैप्टन विक्रम बत्रा और जो राइफलमैन संजय कुमार है, कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, उसमें बहादुरी के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। कई बार ये एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 149 है। क्वेश्चन नंबर 149 है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 512, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 1028, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद जो है दोस्तों जो सबसे पुराना वेद है, और उसमें सूक्तों की जो संख्या है वो ऑप्शन सी 1028 है। आपको सवाल पूछा जा सकता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में जो मंडल है वो 10 मंडल है। ऋग्वेद में जो कुल मंडल है दोस्तों वो 10 मंडल है। आपको सवाल पूछा है गायत्री मंत्र जो है कौन से मंडल से लिया गया? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया, और ऋग्वेद के 3रे मंडल को जो ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र किसने लिखा है। सवाल पूछा है सोम का जिक्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो सोम है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। आपको सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो ऋग्वेद में कौन से मंडल में है, और ये वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो कि बहुत सबसे लास्ट में लिखा गया है।
ऋग्वेद से और भी कुछ सवाल बनते हैं, वेदों से कुछ सवाल बनते हैं। मैंने जो पुराने वीडियोस, मैं बार बार कहता रहता हूँ, पुराने वीडियोस को ज़रूर देखा करें। कई बार वीडियोस बहुत लेंथी हो जाता है, उस वजह से हमें कुछ सवालों को बहुत लिमिटेड रखना पड़ता है। हालांकि इन सवालों को, कई सवालों को मैं पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। सो देखें, क्वेश्चन नंबर 150 आज का लास्ट सवाल है कि इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन ए है दोस्तों प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी है उप राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्यपाल। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। हालांकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है। जिस भी पार्टी का बहुमत आता है, जिस भी पार्टी की लोकसभा में जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट्स आती हैं, वो पार्टी अपना एक नेता चुन लेती है, जिसकी नियुक्ति जो है उस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति उस व्यक्ति के रूप में की जाती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर कोई भी आयोग हो, मैंने पहले भी आपको बताया था, उनमें जो आयुक्त होते हैं या मुख्य आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का कार्यकाल बताइए, राज्यपाल का कार्यकाल कितना है। भारत के संविधान में राज्यपाल के कार्यकाल का कोई जिक्र नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने कार्यकाल पर, अपने पद पर रह सकता है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपना पद ग्रहण भी करते हैं और अपना पद तक अपने प्रसाद पर्यंत वो उस पद तक रह सकते हैं। इनका कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं है। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 150। और जेबीटी टेट जून 2022 में जो हुआ, उसमें जो सामान्य ज्ञान के जो सवाल थे, उन सवालों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसी तरह आपके लिए कुछ और भी सवाल, कुछ और भी वीडियोस लेके आऊँगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जल्द ही आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।